और सभी को सुबह का प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए और एक वीडियो भेज रहा हूं। इस वीडियो पर मैं आपकी पहली कविता जय जय भारत माता कविता को समझा रहा हूं। कवि है मैथिली शरण गुप्त जी का। आपके पास किताब है तो खोल दीजिए। किताब में पेज नंबर 6 में कवि परिचय है मैथिली शरण गुप्त जी का। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्यिक इतिहास में एक श्रेष्ठ रचनाकार है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रजभाषा के कवि थे। देखिए, इनके पिता भी एक श्रेष्ठ कवि थे, ब्रजभाषा में लिखते थे। श्री सेठ रामचरण ब्रजभाषा के अत्युत्तम कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे और मैथिली शरण गुप्त जी का गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आपने प्रबंध काव्य तथा खंड काव्यों की रचना की है। कड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। नेक्स्ट, देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक रचना खड़ी बोली भाषा में हुई। खड़ी बोली भाषा एक हिंदी भाषा के पहले के एक भाषा थे। इन भाषा में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते थे और उनके पिता तो ब्रजभाषा में लिखते थे। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली भाषा में लिखते थे। साहित्यिक सेवा के समानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। देखिए, साहित्यिक सेवा के समानार्थ 1961 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि पुरस्कृत हुआ। साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। नेक्स्ट, देखिए, गंगा प्रसाद पारितोषिक महाकाव्य साकेत कृति पर मिला था। साकेत काव्य तो रामायण आधारित एक महाकाव्य थे। इस काव्य पर उनको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी बनकर भी कार्य किए थे और उनकी कृतियां इस प्रकार हैं, देख लीजिए। पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनद, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आपकी भाषा सरल और शैली रोचक है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का कृतियों का परिचय इस प्रकार है। पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनद, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मैथिली शरण गुप्त जी साहित्य के अलग अलग प्रकारों में कार्य किया है। उनकी रचनाओं में सरल भाषा है और उनकी शैली अत्यंत रोचक है। इसीलिए साहित्यिक क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त का नाम अविस्मरणीय है और साहित्यिक क्षेत्र में उनका राष्ट्रकवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं और उनकी रचनाओं के आधारित पर भी साहित्यिक क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त का नाम अविस्मरणीय है। यह तो कवि का परिचय था। कविता का आशय पेज नंबर 5 में है, देख लीजिए। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। सब लोग मिलजुल कर भारत माँ के यश की गाथा गाएं। इस कविता द्वारा भारत माँ का गुणगान कर रहे हैं कवि। भारत माँ का विशेषता बताते हुए छात्रों के मन में भारतीय धर्म संस्कृति और भारतीयों का आदर्शों का पालन करने का आशय दे रहे हैं और इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। इस देश के पवित्र आंगन पर अंधकार दूर हो जाए, सब लोगों को ज्ञान मिल जाए। सब लोग मिलजुल कर भारत माँ के यश की गाथा गाए। सब लोग एक साथ रहकर भारत माँ का यश का गाना गा जाए। यही है कविता का आशय है। तो कविता को देख लीजिए। मैं कविता को पढ़ते पढ़ते समझाऊंगा। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ स्रोतों से बह बह कर है पानी फुटा हाथा, जय जय भारत माता। नेक्स्ट, देखिए, कवि कहना चाहते हैं भारत माँ को जय जय कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत माँ का जय जय घोषणा करते हुए, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। नेक्स्ट देखिए, ऊंचा है हिमालय भारत के शिखर पर, उसमें कितना स्नेह भरा हुआ है, दिल में अपने आंख दबा कर रखता हमको हरा भरा। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के शिखर पर ऊंचा होकर पर भी उसमें कितना स्नेह भरा हुआ है, और भारत माँ दिल में हाथ दबा कर रखता हमको हरा भरा। भारत माँ हाथ दबाना मीन्स कष्टों को सहन कर भी हमको सुख दे रहे हैं। हरा भरा मीन्स यहाँ पर सुख देना है, सुख बांट रहे हैं। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फुटा हाथा, जय जय भारत माता। सौ सौ सोत मीन्स मूल, मूल कहते हैं। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फुटा हाथा, जय जय भारत माता। भारत माँ को जय की घोषणा कर रहे हैं भारत माँ। और भारतीय धर्म संस्कृति का पालन करने के लिए कवि का आशय है, भारत के धर्म संस्कृति के साथ में भारत के धर्म में ही कष्ट सहना धर्म में मूल है, और दूसरों को सुख देना ही भारतीयों का आशय है। यही तो पहले ही प्यारा का कवि का आशय था। सौ सौ स्रोतों से भी बहकर पानी फुटा आता है, नदियों का मूल से रहकर वह बह बह कर पानी फुटा आता है। इसमें से भी कवि सुख संपत्ति को बांटकर भारत माँ सबको धर्म पालन करने का आशय प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तो पहला प्यारा का आशय था। और दूसरा प्यारा देख लीजिए, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। नेक्स्ट, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। देखिए, तेरे पानी में कमल खिल गए हैं और धरती पर है आम फले। नेक्स्ट, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। देखिए, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले हैं। बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। देखिए, भारतीय मातृभूमि पर तेरे पानी में कमल खिले हैं और धरती पर है आम फले। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले। और धानी आंचल मीन्स आंगन कहते हैं, उसमें देखो कितने सुंदर भाव है। भारतीयों के हृदय में कितना सुंदर भाव फैल गए हैं। देखो, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाथा। और भाई भाई मिल जाना मीन्स सब लोग एकता से जीवन बिताना, सब लोग एक रहकर भी एक होकर एकता का भाव में जीवन बिताना। टूटे कभी ना नाता, और हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सब एक साथ मिलकर भारतीय धर्म संस्कृति का यशिका गाथा गा जाए। इसी भाव से कवि जय जय भारत माता कह रहे हैं। भारत माँ को बार बार जय जय की घोषणा कर रहे हैं। कितने सुंदर भाव है देख लीजिए भारतीयों के मन में। और भारतीय धर्म संस्कृति में कष्ट सहना और दूसरों को सुख संपत्ति को बांट देना, ये तो हमारा संस्कृति है। यह भाव को कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे देखिए, नेक्स्ट, तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। देखिए, तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल में शाश्वत रहते हैं। यहाँ पर देखिए, चिरकाल का अर्थ होता है शाश्वत, और नाता का अर्थ होता है संबंध, और सोतो मीन्स मूल कहते हैं, और आग मीन्स अग्नि कहते हैं। कुछ कठिन शब्दों का परिचय मैं यहाँ पर, पदों का अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और भी अर्थ आपके किताब में भी है, देख लीजिए। और तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहते हैं और शाश्वत रहते हैं। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। देखिए, तेरे पावन मीन्स पवित्र कहते हैं, पवित्र आंगन में अंधकार मीन्स अहंकार दूर हो जाना और सब लोगों को ज्ञान मिल जाना। देखिए, कविता का आशय है हमारे मन की अहंकार को दूर हो जाना और
सब लोगों को ज्ञान ही मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। हम सब एक साथ मिलकर हम सब गाते हैं तेरे यश की गाथा, भारत माँ की यश की गाथा को हम गाते हैं। कैसे गाते हैं? भारत माँ को जय जय की घोषणा करते हुए भारत माँ का यश की गाथा को गाते हैं। और अंधकार हटे और ज्ञान मिले, सब लोगों को अपने मन की अंधकार हट जाना हो, ज्ञान मिल जाना। यही तो तीसरा पैरा से कवि अपना आशय प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तीनों पैरों का कविताओं का भाव आप लोगों के समझ में आया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, कविता द्वारा मैं आप लोगों के लिए तुकांत शब्दों को यहाँ पर पहचान लिया हूँ। तुकांत शब्द का अर्थ होता है कविता के अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों में एक ही लय होना। अलग अलग पंक्ति में एक ही भाव का, एक ही अर्थ का, एक ही लय का शब्द होना तुकांत शब्द होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों को मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेजी में तुकांत शब्द को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। देखिए, तेरा बरा, दबाकर, बहाकर, आता, माता, रहे, मिले, घात, माथा। देखिए, कुछ शब्दों को मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ। और भी शब्द है तो पहचान लीजिए, पहचान कर आपकी नोटबुक में लिख लीजिए आप। नेक्स्ट, इस कविता के द्वारा मैं कुछ विलोम शब्दों को भी पहचान लिया हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर विलोम शब्द है सुंदर, उनका विलोम शब्द है कुरूप। ऊंचा, इसका विलोम शब्द है नीचा। धरती, इसका विलोम शब्द है आसमान। अंधकार, इसका विलोम शब्द है ज्ञान। और पवित्र, इसका विलोम शब्द है अपवित्र। ऐसे कुछ अनेक शब्द भी आपके किताब में है विलोम शब्द। आप लोग उन विलोम शब्दों को पहचान लीजिए, ढूंढकर एक किताब में लिख लीजिए। मैं समझता हूँ आप लोगों को इस वीडियो का, इस कविता आप लोगों को संपूर्ण रूप से समझ में आया है, समझ गए हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो, कोई संदेह है तो पूछ लीजिए। मैं आपके संदेहों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर उत्तर लिखकर भेज दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।